शुभ संध्या सभी को। आप सभी का एफपीएच के दैनिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में स्वागत है। हमारी आज की मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल। डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल एक प्रतिष्ठित होम्योपैथिक शोधकर्ता और चिकित्सक हैं। उनके पास 13 वर्षों का अनुभव है और वर्तमान में वह अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने होम्योपैथी में मानसिक बीमारियों के उपचार पर कई शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं मैम। ओवर टू यू। गुड इवनिंग सभी को। नमस्ते, नमस्कार। आज मैं माइग्रेन और होम्योपैथी, ये मेरा आज का विषय है। माइग्रेन की विस्तृत पहले हम लोग ने पीपीटी देखी थी और आज हम थोड़ा सा उसका एक हाईलाइट देखकर फिर आज हम होम्योपैथी एंड माइग्रेन उसको आगे देखेंगे। 2 मिनट लूंगी मैं अपना। दिखाई पीपीटी। तो माइग्रेन जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, मेरी पीपीटी मैम विजिबल है? Yes, ma'am, it's visible. ओके। सो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि माइग्रेन एक सिंपल हेडेक नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, जिसमें जो जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारे पर्सनल सफरिंग्स और इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं कि वो वर्क प्लेस पे नहीं जाते, स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, कॉलेज लाइफ डिस्टर्ब होती है, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है और वर्क प्लेस पे भी उनको सफर करते हैं। और मैंने जैसे बताया कि माइग्रेन सिर्फ हेडेक नहीं है बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका अच्छे से उपचार होना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि एक साइडेड हेडेक, सबसे मेन फीचर जो है वो है उसका एक साइडेड हेडेक और नॉजिया, वॉमिटिंग और सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड या कोई भी और ओवर सेंसिटिवनेस। माइग्रेन का इकोनॉमिक बर्डन है और लोगों को स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में ये तकलीफ होती है। अब देखिए कि जो 4 फेजेस है माइग्रेन के, एक है प्री हेडेक, सेकंड है ऑरा, तीसरा है हेडेक फेज और चौथा है पोस्ट ड्रॉप। प्रोड्रॉम में क्या होता है, जैसा कि नेम से ही हमें पता लगता है कि हेडेक से पहले पेशेंट को ज्यादा उबासी आना, मूड शिफ्ट होना, या फिर कई दिनों पहले, 2-3 दिन पहले या फिर कुछ घंटे पहले उस पेशेंट को पता लगने लग जाता है कि उसको माइग्रेन का अटैक होने वाला है। सेकंड होता है फेज ऑरा का। उसमें कैसा होता है कि पेशेंट के आंखों के आगे लाइट्स का फ्लैशिंग या फिर कोई साउंड की फ्लैशिंग, ऐसा विजुअल ज्यादातर होता है, वो है ऑरा फेज। थर्ड है हेडेक फेज। हेडेक फेज में क्या होता है कि पेशेंट को, जैसे कि नाम से ही पता लगता है, उसको एक 2 से 3 दिन तक लगातार हेडेक हो सकता है। और ये हेडेक माइल्ड नहीं होता, ये सीवियर हेडेक होता है और उसका कैरेक्टर जो होता है वो थ्रॉबिंग होता है। उसके बाद जब देखें तो पोस्ट ड्रॉम फेज होता है। हेडेक का फेज जाने जाने के बाद भी उसको थकान, अ, जैसे कि दिमाग ऐसा बंद बंद फील होता है, मतलब कि फॉग जम गया हो, ऐसा लगता है कि नॉर्मल सेंसेशन नहीं होती है उसको। फिर कभी कभी किसी लोगों को नेक में स्टिफनेस भी हो सकती है और ये भी 1 से 2 दिन तक चल सकता है हेडेक के बाद। रिस्क फैक्टर अगर देखे जाए तो रिस्क फैक्टर्स में मेनली जो है वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या फैमिली प्रीडिस्पोजिशन देखा गया है। उसमें क्या होता है कि जिनके घर में माता पिता को या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को अगर माइग्रेन की शिकायत रही है तो कई बार वो जेनेटिकली बच्चों में भी आ जाता है। दूसरा, जिनको कई बार जैसे कि वेदर के चेंजेस से या कोई पहाड़ों पर जाने से या फिर कोई तेज स्मेल से, बहुत तेज लाइट, या जैसे कि डीजे की लाइट्स होते हैं, कोई बहुत जिसमें लाइट का बहुत ज्यादा चेंज होता है स्पेशल, और ये मूवी सिनेमा हॉल्स में, ये सब जो है वो भी ट्रिगर कर सकते हैं माइग्रेन को। लाइफस्टाइल फैक्टर्स है जैसे कि स्ट्रेस सबसे ज्यादा है, या फिर प्रॉपर स्लीप नहीं लेना है, प्रॉपर पानी का इंटेक कम होना, या फिर
कैफीन का एक्स्ट्रा लेना, एक्स्ट्रा कैफीन का इंटेक, और उसके बाद विड्रॉल। जैसे लोग आजकल बहुत पॉपुलर है कि लोग डाइटिंग कर रहे हैं, तरह तरह के मील प्लान्स आ गए हैं जो लोग फॉलो करने लगते हैं, जिसमें कि वो वीन ऑफ नहीं करते, वो एक बार में तुरंत ही छोड़ देते हैं कि आज से आपकी कॉफी और कैफीन प्रोडक्ट्स, चाय कॉफी सब बंद। तो कई बार वो भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है माइग्रेन के लिए। कई बार जैसे कि कोई मेडिकेशंस हैं वो भी ट्रिगर कर लेते हैं। कोई मेडिकेशन लेना, स्पेशली वो वाले मेडिकेशंस जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, वो मेडिकेशंस आल्सो ट्रिगर माइग्रेन। कई बार फिजिकल एक्सर्शन, मील्स को स्किप करना, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होना, ये सारे भी ट्रिगरिंग फैक्टर या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं माइग्रेन अटैक के। हार्मोनल चेंजेस, कई बार हार्मोनल चेंजेस जैसे कि जो स्पेशली जो ईस्ट्रोजन लेवल का फ्लक्चुएशन है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, ये भी फीमेल्स में माइग्रेन को ट्रिगर करता है। क्लिनिक में देखा जाता है कि कई बार पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स आती हैं, वो ऐसा ही बोलते हैं कि हमारा माइग्रेन का अटैक का रिलेशन जो है वो मेंस्ट्रुएशन के साथ है। तो हार्मोनल चेंजेस भी जो है वो भी कई बार एक ट्रिगरिंग और रिस्क फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस और मॉडर्न ट्रीटमेंट अप्रोचेस की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में या फिर मॉडर्न ट्रीटमेंट में एनसेड्स ही ज़्यादातर दिए जाते हैं, और ट्रिप्टन्स और डाइटन्स उनके मेडिकेशन के वो हैं, वो दिए जाते हैं। और नॉजिया अगर पेशेंट को होता है तो उसके लिए एंटी एमेटिक मेडिकेशन दिया जाता है। कई बार प्रिवेंटिव मेडिकेशंस भी वो लोग देते हैं, जिसमें कि जैसे प्रोडोम फेज होता है उसी में वो बीटा ब्लॉकर दे देते हैं, जिससे कि उनको माइग्रेन का अटैक नहीं हो। कई बार जब जैसे कि पीरियोडिकल भी, बहुत लोगों को पीरियोडिकल अटैक्स होते हैं, तो उनको जैसे मेंस्ट्रुएशन के पहले अगर उनको पता है कि हर मेंस्ट्रुएशन पे माइग्रेन का अटैक होता है, तो वो क्या करते हैं कि 10-15 दिन पहले से बीटा ब्लॉकर देना शुरू कर देते हैं। स्पेशली कॉमनली यूज्ड बीटा ब्लॉकर है वो प्रोपेनॉल है। फिर एंटी कन्वल्जेंट मेडिसिन ऑल्सो देते हैं वो माइग्रेन को प्रिवेंट करने के लिए। एंटी डिप्रेसेंट भी दिए जाते हैं। तो दीज आर फ्यू मेडिसिन जो मॉडर्न कंसेप्ट या एलोपैथिक कंसेप्ट के हिसाब से वो प्रिवेंशन के लिए देते हैं। तो अभी बात करें कि पहले और अब में सोशल मीडिया के आने के बाद से, और गूगल, स्पेशली गूगल के आने के बाद से बहुत अवेयरनेस हो गया है। पब्लिक, मतलब जो जनरल पब्लिक इज ऑल्सो अवेयर कि माइग्रेन इज नॉट अ सिंपल हेडेक, और कई सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो लोग खुद भी कर लेते हैं, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल लोग देखिए योगा है, मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं कई सारी, उसके थ्रू कई बार लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर्सन पेशेंट खुद भी कर लेते हैं, और कई बार डॉक्टर्स को भी उनको बताना पड़ता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात की जाए तो मेनली स्ट्रेस मैनेजमेंट है, फिर प्रॉपर स्लीप, नींद का पूरी नींद लेना, फिर डाइट, कुछ ऐसे डाइटरी फूड्स होते हैं, हर में नहीं होते, हर पेशेंट में नहीं होते, लेकिन कई बार कुछ ट्रिगरिंग फूड्स होते हैं, जैसे कि स्पेशली एक्सेसिव सॉल्टेड फूड्स, जो पैकेट फूड्स होते हैं, वो कई बार पेशेंट को ट्रिगर करते हैं माइग्रेन को। तो उसको आइडेंटिफाई करना और उन फूड्स को अवॉइड करना, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंडर में आता है। फिर कैफीन है जैसे कि, तो कुछ अमाउंट ऑफ कैफीन लेने से भी कई बार पेशेंट को रिलीफ हो सकता है। और दूसरा है कि अगर पेशेंट हैबिचुएटेड है एक्सेसिव कैफीन के, तो उसको धीरे धीरे उसका इंटेक या उसको विड्रॉ करना चाहिए। तो ये सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जो, चाहे मॉडर्न टेक्निक से हम ट्रीट कर रहे हो, चाहे होम्योपैथी या कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से हम ट्रीट कर रहे हो, लेकिन ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस तो पेशेंट को हमें एडवाइस करने ही होते हैं।
अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव से। अगर हम माइग्रेन को देखें तो जैसा कि हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, माइग्रेन के स्पेशल फीचर्स होते हैं। वो हमेशा इंटेंसिफाइड हेडेक होता है, यूनिलेटरल होता है और उसका सेंसेशन या कैरेक्टर थ्रॉबिंग होता है। उसके साथ साथ एसोसिएटेड है वो है नोजिया, वॉमिटिंग, सेंसिटिवनेस टू लाउड नॉइज और साउंड। तो ये चार पांच फीचर्स हैं जो जब भी प्रेजेंट हो तो वी कैन थिंक अबाउट माइग्रेन। अब अगर हम जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो ये तो हो गए माइग्रेन के कॉमन फीचर्स। लेकिन फॉर होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन हमको कोई भी डिजीज के कॉमन फीचर्स पे हम प्रिस्क्राइब करेंगे तो वी हैव नंबर, बहुत सारे मेडिसिन हैं जो माइग्रेन के लिए दिए जा सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए, हमको स्पेसिफिक सिम्टम्स चाहिए जो जिससे हम पेशेंट को इंडिविजुअलाइज कर पाए। क्योंकि जब तक वो पेशेंट को उसकी सिमिलर मेडिसिन नहीं मिलेगी तब तक उसका माइग्रेन ठीक नहीं होगा। क्योंकि यूनिलेटरल थ्रॉबिंग हेडेक मेनी मेडिसिन आर कवरिंग, और हमको उसके उस पर्सन के यूनिक फीचर्स को पता लगाना है जिससे उसको क्या पर्टिकुलर, जैसे कि उसके क्या पर्टिकुलर कोई सेंसेशन है, उसका क्या टाइम है, क्या उसके मोडालिटीज हैं, जिससे कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, क्या उसके हेडेक के साथ और क्या क्या उसको कौन से सिम्टम्स होते हैं जिनको हम कंकॉमिटेंट सिम्टम्स भी बोलते हैं। तो ये सब हमें पता लगाना होता है जिससे कि हम पेशेंट को इंडिविजुअलाइज कर पाते हैं। तो जैसे कि मैंने ये डिस्कस करा कि हम हर पेशेंट को ट्रीट करते समय ये प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स जिनको हम फॉलो करते हैं। वो है सिमिलैरिटी पे बेस करना, मेडिसिन को इंडिविजुअलाइज करना, और मेडिसिन पेशेंट को जितनी डोज रिक्वायर्ड है उतना ही देना। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स की, जो मेडिसिन हैं जो माइग्रेन में स्पेशली प्रिस्क्राइब करी जाती है। तो कई सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिसमें से मैंने कुछ थोड़ी मेडिसिन को इंक्लूड करा है। उसमें से फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आयरिस वर्सिकुलर। आयरिस वर्सिकुलर में पीरियोडिकल हेडेक होता है, और वो तब आता है जब पेशेंट को कोई मेंटल प्रेशर हो, और या फिर वो मेंटल प्रेशर से ओवरकम करा हो पेशेंट ने। तो दी आयरिस वर्सिकुलर का पेशेंट कैसा होता है कि उसको एक तरह के स्ट्रेस को ओवरकम नहीं कर पाने का एक फ्राइट होता है, और उसको हेडेक के साथ साथ बिलियस वॉमिटिंग होती है, और उसको कॉन्स्टिपेशन भी होता है साथ में। तो बिलियस हेडेक, फिर स्ट्रेस या मेंटल प्रेशर, फिर एसिडिटी, और विजन में डिस्टरबेंसेस, और वॉमिटिंग से पेशेंट को पेन में रिलीफ होता है, स्पेशली सार वॉमिटिंग से। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो आयरिस वर्सिकुलर में माइग्रेन के पेशेंट में हमें देखने को मिलते हैं। सेकेंड मेडिसिन हम डिस्कस करते हैं, दैट इज साइक्लामेन। साइक्लामेन में क्या होता है कि पेशेंट को माइग्रेन के साथ साथ, हेडेक के साथ साथ आईज में एक फ्लैशिंग होती है। तो हेडेक माइग्रेन के सारे फीचर्स होंगे, उसके साथ उसको फ्लैशिंग होगी आईज में। और बेलाडोना में कैसा होता है, बेलाडोना में पेशेंट जो है वो प्लेथोरिक है और हेल्दी वैसे होता है। और उसमें क्या है, उसके जैसे कि हम सब जानते हैं कि बेलाडोना इज मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक है कंजेशन। तो बेलाडोना में सडन इंटेंस थ्रॉबिंग पेन होता है, बहुत वॉयलेंट होता है, और मूवमेंट और लाइंग डाउन से उसका हेडेक बढ़ जाता है। उसका फेस रेड होता है, और बर्स्टिंग हेडेक होता है उसको टेम्पल्स में। फियरी क्रिम्सन मतलब रेडिश हो जाता है उसका फेस, आईज भी रेड हो जाती है, फेस फ्लश्ड होता है, और सडननेस और वॉयलेंस दोनों है बेलाडोना में। तो जितनी जल्दी पेन, जैसे पेन सडनली अपियर होता है वैसे ही सडनली डिसअपियर होता है।
और बाउंडिंग पल्स होती है और पेशेंट अनकॉन्शियस भी कई बार हो जाता है। थर्ड मेडिसिन हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आयरिस टेनेक्स। आयरिस टेनेक्स में क्या होता है कि पेशेंट को लेफ्ट आई से लेफ्ट साइडेड ज्यादातर हेडेक होता है और लेफ्ट आई से स्टार्ट होता है और फिर वो पूरे फेस में और हेड में एक्सटेंड करता है और धीरे धीरे बढ़ता है। इसका जो हेडेक होता है वो पहले आई से ही स्टार्ट होकर फिर पूरे हेड में होता है। तो ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है आयरिस टेनेक्स का। फिर फिर हम बात करते हैं जेलसीमियम। जेलसीमियम में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उसके जो मेन फीचर्स हैं वो है डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस। तीन डीज आर स्पेसिफिक टू जेलसीमियम। उसमें क्या होता है कि और अगर हेडेक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हेडेक जो होता है वो नेप ऑफ द नेक से शुरू होके और ऊपर की तरफ आता है। बर्स्टिंग सेंसेशन होती है उसको आईज में और आईब्रोज में, आईबॉल्स में और आईब्रोज में। उसके साथ साथ पेशेंट को डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस रहता है और थर्स्टलेसनेस। ये स्पेसिफिक चीजें हैं जेलसीमियम की। पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है और उसको ऐसी सेंसेशन होती है कि उसका हेड जो है वो बड़ा हो गया है और भर गया है। अब हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं दैट इज ग्लोनाइन। ग्लोनाइन में ग्लोनाइन भी हम सब लोग जानते हैं कि उसका एक स्पेसिफिक चीज हम जानते हैं कि वो सन हेडेक ग्लोनाइन में होता है और थ्रॉबिंग पल्सेटिंग पेन होता है और उसको ऐसा सेंसेशन होता है जैसे कि हेड, उसका जो हेड है वो बर्स्ट हो जाएगा। सन के एक्सपोजर से उसको भर जाता है, उसको कंजेस्टिव हेडेक होता है और उसको भी जैसा कि बेलेडोना में लगता है वैसा ही क्लोनाइन में भी होता है। उसको लगता है कि सारा ब्लड जो है वो हेड में जाके हेड में रश कर रहा है। उसके साथ साथ उसको ब्लड विजन भी होता है और आईज के आगे स्पॉट्स भी दिखते हैं। ग्लोनाइन में एक चीज हम ध्यान रख सकते हैं कि उसको आराम करने से और ठंडी हवा से रिलीफ मिलता है। ग्लोनाइन के पेशेंट को ठंडी हवा से और आराम करने से, ठंडा पानी की पट्टी रखने से, ओपन एयर से, इन सब से आराम मिलता है। तो ग्लूनोइन की बात करी जाए तो ये बहुत काफी अच्छी मेडिसिन है। हेडेक या माइग्रेन जिनको सन एक ट्रिगरिंग फैक्टर या वार्मथ या कोई ठंडी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से कोई गर्म जगहों पे जाते हैं उसके बाद उनको ट्रिगर हो जाता है माइग्रेन, तो ग्लोनोइन एक मेडिसिन है। स्केप का। एक मिनट, एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट मेरा ये। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं नाट्रम म्यूर की। नाट्रम म्यूर में भी हम जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे नाट्रम म्यूर में एक स्पेसिफिक फीचर है माइग्रेन के लिए कि जैसे जैसे सन राइज होता है और धूप सन ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसको हेडेक बढ़ता रहता है। जैसे जैसे सन सेट होता है उसको माइग्रेन में भी आराम, मतलब हेडेक में भी आराम मिल जाता है, पेन में आराम मिल जाता है। नाट्रम म्यूर का हेडेक जो है वो, माइग्रेन जो है वो ट्रिगर होता है इमोशनल स्ट्रेस से, ग्रीफ से या फिर एक्सेसिव धूप से। तो नाट्रम म्यूर में भी ट्रिगरिंग फैक्टर है वो है स्ट्रेस और ग्रीफ। पेशेंट में एक स्पेसिफिक फीचर माइग्रेन में होता है नेट्रम नर्व के, जितना ज्यादा उसको पेन होगा उतनी ज्यादा उसको स्वेटिंग होगी। ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो हमें पेशेंट कई बार आके ऐसा बताते हैं कि हमको अगर उनसे बहुत कुछ पूछा, मतलब कई बार उनसे बोला जाता है ना कि आप ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट टाइम आपको हो। पहली दूसरी बार में तो पेशेंट आते हैं तो उनको इतना नहीं पता चलता, लेकिन कई बार जब हम पेशेंट एक दो बार आते हैं उनको समझ में आता है कि होम्योपैथी, या जो न्यू पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने होम्योपैथी ज्यादा नहीं लिया हुआ है उनको नहीं इतना आइडिया होता, लेकिन जब पेशेंट एक बार होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है तब फिर वो धीरे धीरे सारे मतलब ध्यान देने लगता है कि उसको क्या क्या स्पेसिफिक चीजें हैं जो उसको मतलब उसको महसूस होती है। तो हमें ये चीजें पेशेंट में
पेशेंट कई बार आके ये चीजें बताते हैं, बहुत स्पेसिफिक चीजें बात बात में बताने लग जाते हैं कि जैसे नैट्रल म्यूर का है कि जैसे जैसे उसका पेन बढ़ता है वैसे वैसे उसको उतना ज्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है। फिर पेन में रिलीफ होता है तो स्वेट में भी रिलीफ होता है। इवन इन कोल्ड टेम्परेचर्स द पेशेंट इज स्वेटिंग। उसको भी नैट्रल म्यूर में भी ऐसा ही है कि वो ऐसा, उसको ऐसे सेंसेशन होती है जैसे कि हैमर उसके सर पे हथौड़े चलाए जा रहे हैं। ऐसा पेशेंट लिटरली आके बोलता है कि मुझको ऐसा लगता है कि मेरे सर पे हथौड़े मारे जा रहे हैं। फिर थ्रॉबिंग होता है, उसका पेन का सेंसेशन जो है वो थ्रॉबिंग होता है। और पेशेंट को जो एग्रावेशन है नैट्रल म्यूर के पेशेंट को, वो मॉर्निंग में ही है, मेंस्ट्रुएशन खत्म होने के बाद साइक्लिकल हेडेक होता है। मतलब हर मेंस्ट्रुएशन के बाद, मैंने जैसे कि पहले भी बताया, कई बार पीरियड से रिलेशन होता है माइग्रेन का। तो नैट्रल म्यूर की बात करी जाए तो उसको नैट्रल म्यूर के पेशेंट को मेंस्ट्रुएशन के बाद एग्रावेशन होता है और सनराइज से सनसेट तक उसको एग्रावेशन होता है। अब एक और चीज है जैसे कि ग्रीफ। हम सब जानते हैं कि नैट्रल म्यूर में ग्रीफ बहुत इंडिकेटेड होता है। मतलब ग्रीफ के बाद किसी के घर में कोई डेथ हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई लॉस, उसको फाइनेंशियल लॉस, चोरी हो गई, कुछ भी ऐसा हुआ, तो उसके बाद कई बार दिनों दिनों तक पेशेंट सो नहीं पाता है, स्लीप डिप्राइव्ड हो जाता है और उसके बाद उसको माइग्रेन की परेशानी स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्पेसिफिक फीचर्स थे नैट्रल म्यूर के। और नैट्रल म्यूर भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत सारे पेशेंट्स में इंडिकेटेड होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्पाइजेरिया की। स्पाइजेरिया में क्या है कि स्पाइजेरिया का हेडेक, जैसा कि स्पाइजेरिया में क्या है, लेफ्ट साइडेड हेडेक होता है और लेफ्ट आई में और लेफ्ट टेम्पल पे, मतलब ये फोरहेड के साइड में, ईयर के ऊपर, वहां पे, और लेफ्ट पूरे हेड में और टेम्पल में और लेफ्ट आई में ज्यादातर वो लोकेटेड होता है। दूसरा, उसके आई बॉल में पेन बहुत, ऐसा पेन होता है जैसे कि कोई स्टैब कर रहा हो, मतलब तेज पेन, और जैसे कि कोई चाकू मार रहा हो ऐसा पेन होता है आई में, स्पेशली आई के अंदर लेफ्ट आई में पेन होता है। इसका पेन, स्पाइजेरिया का पेन भी मॉर्निंग में से स्टार्ट होके आफ्टरनून में बढ़ जाता है और इवनिंग में कम होने लगता है। और इसके जो मेनली जो बढ़ने एग्रावेशन एग्रावेटिंग फीचर्स हैं, वो इसमें एक स्पेसिफिक चीज ये भी है कि ये रात को एकदम पेशेंट आराम हो जाता है और पेशेंट सो पाता है। वो बोलेगा दिन भर हमको बस दर्द रहता है, जब हमारे ऑफिस जाने का टाइम होता है तो मुझे दर्द शुरू हो जाता है और उसके बाद जैसे ही हमें ऑफिस से आता हूँ तो मेरा पेन ठीक हो जाता है। तो स्पाइजीलिया का पेशेंट ऐसा ही बताता है कि हमें मेरे स्कूल कॉलेज जाने के टाइम पर या ऑफिस जाने के टाइम पे पेन शुरू होता है और धीरे धीरे जैसे शाम आती है और रात को तो मैं एकदम ठीक हो जाता हूँ, मैं आराम से सो जाता हूँ। तो ये स्पेसिफिक है स्पाइजेलिया का। और इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है, वो है टिक डोलोरेक्स। टिक डोलोरेक्स हम लोग जैसे कि हम जानते हैं, और वो स्पेशली लेफ्ट साइड का होता है। अब दूसरा हम बात करते हैं, अब हम दूसरा बात करते हैं, नेक्स्ट मेडिसिन है सैंगुनेरिया। सैंगुनेरिया हम जानते हैं जैसे कि स्पाइजिलिया जो है वो लेफ्ट साइड की है, वैसे ही सैंगुनेरिया जो है वो राइट साइडेड मेडिसिन है। और इसमें जो है वो पेशेंट को, अभी हम लोगों ने बहुत सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स डिस्कस करे थे, उसमें एक ट्रिगरिंग फैक्टर था भूखे पेट रहना, नींद पूरी नहीं होना और भूखे पेट रहना। तो सैंगुनेरिया का पेशेंट भूखा रहने की वजह से कई बार उसको हेडेक या माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद उसको जो पेन है वो बैक से स्टार्ट होके और राइट आई में सेटल होता है। स्पाइजिलिया में जैसे कि हमने देखा कि लेफ्ट आई में सेटल होता है, वैसे ही सैंगुनेरिया का जो पेन है वो राइट आई में सेटल हो जाता है। उसके अंदर भी थ्रॉबिंग पल्सेटिंग हेडेक होता है और वो लाइट तेज लाइट से और तेज नॉइज से
और हिलने डुलने से उसको पेन बढ़ जाता है। इसको भी हेडेक के साथ, जैसे कि माइग्रेन में स्पेसिफिक है कि उसको नॉजिया वॉमिटिंग होता है, तो सैंग्यूनेरिया के पेशेंट को bilious वॉमिटिंग होती है, नॉजिया भी होता है। और इसका पेशेंट की स्पाइजेलिया और सैंग्यूनेरिया में मेनली राइट साइडेडनेस का डिफरेंस है। और इसको कैसा होता है कि डार्क रूम में लेटने से उसको आराम मिल जाता है, और वॉमिटिंग से भी पेशेंट को आराम मिल जाता है। और जैसे सनराइज होता है तो पेशेंट को हेडेक बहुत तेज स्टार्ट हो जाता है। और जैसे उसको पेशेंट को अगर भूखा रखा जाए तो उसको पेशेंट को बहुत ज्यादा, इतना मतलब उसको पेट, मतलब पेट से इतना रिलेशन है उसको कि उसको थॉट ऑफ द फूड, जब उसको एक बार हेडेक शुरू हो जाता है तो उसको आई मतलब उसको फूड को थॉट, मतलब उसके फूड के बारे में सोचने से भी उसको ऐसा लगता है कि मेरा हेडेक बढ़ गया है। तो सैंगुनेरिया के ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमको स्पेशली याद रखना है कि स्पाइजेलिया और सैंगुनेरिया को एक तो राइट साइडेडनेस और लेफ्ट साइडेडनेस में, स्पाइजेलिया में लेफ्ट है और सैंगुनेरिया में राइट है। और इसकी स्पेसिफिक देखा जाए तो इसके अंदर वॉमिटिंग बहुत मार्क्ड होती है, जिससे कि उसको वॉमिटिंग होने से उसको रिलीफ हो जाता है, और बाइल की वॉमिटिंग होती है। साथ साथ उसको, जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि जिसको ये आयुर्वेदा में भी ऐसा बोला जाता है, जिसको पित्त की टेंडेंसी होती है, मतलब लिवर अफेक्शंस होते हैं या बिलियस टेम्परामेंट होता है, उसके साथ साथ उसको पाम्स में और सोल्स में कई बार उन पेशेंट्स को बहुत हीट महसूस होती है। तो वैसे ही सैंगुनेरिया का पेशेंट होता है जिसको अ, ये माइग्रेन के साथ साथ उसको क्या होता है, पाम और सोल में बताएगा कि हमको हमेशा गर्म महसूस होता है और बहुत हीट महसूस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट मेडिसिन ब्राइनिया। ब्राइनिया में कैसा होता है कि हम सब जानते हैं कि ब्राइनिया का पेशेंट जो है वो मोशन से एग्रावेशन होता है इसको। और कुछ भी मतलब जैसे कि स्पेशली बच्चे अगर बताते हैं कि वो कुछ खेलने के बाद ऐसा हेडेक उनको शुरू हो जाता है, या फिर कहीं पे वो, और अगर उनको हेडेक हो रहा होता है तो उनको झुकने से बहुत ज्यादा हेडेक होता है, और वो कैरेक्टर होता है उसका, ये बर्स्टिंग सेंसेशन होती है उसको, कि उनका सर फट जाएगा अगर वो झुकते हैं तो। सबसे हॉलमार्क जो है ब्राइनिया का वो तो वही है कि थोड़ा सा स्लाइट मूवमेंट भी, अगर वो अपनी आंख भी घुमाते हैं, खांसी भी खाते हैं और झुकते हैं, तो उनको पेन जो है, माइग्रेन जो है वो बढ़ जाता है। और वो हमेशा लेटे रहना चाहते हैं। माइग्रेन के समय पर पेशेंट को लेटने से, एकदम चुपचाप किसी से ना बोले, आंखें भी ना झपकाएं, डार्क रूम में लेटे रहे, तो उनको आराम मिलता है। और उनको माइग्रेन में ब्राइनिया के पेशेंट को जो स्पेसिफिक सेंसेशन होती है वो है स्प्लिटिंग सेंसेशन। जैसे कि उनका सर जो है वो बहुत भारी है और दो टुकड़ों में बट गया है और फट गया है, बीच से स्प्लिट हो गया है, ऐसी सेंसेशन होती है पेशेंट को ब्राइनिया को। ब्राइनिया में भी देखा जाए, अगर साइड देखा जाए तो ज्यादातर माइग्रेन जो है ब्राइनिया के पेशेंट में लेफ्ट साइड में ज्यादातर देखने को मिलता है, या फिर कई बार पूरे हेड में भी हो, मतलब पूरे हेड में भी माइग्रेन का पेन हो सकता है, लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो लेफ्ट साइडेड ही होता है। उसके साथ साथ उसको नोजिया, वॉमिटिंग, और इसका, हाँ, एक और चीज मैं मेंशन करना भूल गई, ब्राइनिया का सिग्निफिकेंट फीचर है उसका ड्राई माउथ और एक्सेसिव थर्स्ट, जो हर सिम्टम, हर डिजीज के साथ एसोसिएटेड है, हर हर पेशेंट के साथ एसोसिएटेड होती है ब्राइनिया के, वो है ड्राई माउथ और इंक्रीज्ड थर्स्ट। तो ऐसे ही माइग्रेन के पेशेंट को भी मुंह बहुत ज्यादा सूखता है, गला सूखता है, और उसके साथ उसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। तो नेक्स्ट मेडिसिन हम बात करते हैं मेलीलोटस। मेलीलोटस एक बहुत अच्छी दवा है जो माइग्रेन में इंडिकेटेड होती है, और उसके हेडेक कई बार ट्रिगरिंग फैक्टर होता है उसमें एप्रेहेंशन, एप्रेहेंशन और डर। और उसका जो हेडेक होता है वो कई बार उसके अटैक से भी पेशेंट को डर होता है, कई बार कोई और चीजों से भी उसको डर हो सकता है।
तो मेलिलोटस जो है वो माइग्रेन जिसमें कि कंजेस्टिव और नर्वस हेडेक हो, वो हेडेक्स में यूज करी जाती है। इसका जो सेंसेशन होती है वो है थ्रॉबिंग और वॉयलेंट हेडेक होता है पेशेंट को। उसके साथ साथ उसको एपिस्टैक्सिस हो सकता है। एपिस्टैक्सिस मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। और इसको मेंस्ट्रुएशन के साथ भी कई बार पेशेंट को जब स्टार्ट होता है फीमेल पेशेंट को मेंस्ट्रुएशन, तो माइग्रेन का अटैक भी शुरू हो जाता है। तो इसका माइग्रेन का कई बार मेंस्ट्रुएशन के ऑनसेट से भी रिलेशन होता है मेलिलोटस में। पीएमएस जैसे जो हम लोग प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें भी वॉमिटिंग और माइग्रेन अगर होता है पेशेंट को, तो हम मेलिलोटस सोच सकते हैं। उसको एक सेंसेशन होती है मेलिलोटस के पेशेंट को, वो है फुलनेस। सर में भरा भरा सेंसेशन होना, पूरी जैसे कि कुछ भर गया है कंजेशन की वजह से। और उसको ऐसा लगता है कि फोर हेड से उसका पूरा ब्रेन बाहर आ जाएगा, मतलब इतना भर गया है और फोर हेड से बाहर आएगा। तो ये थी मेलिलोटस। मेलिलोटस में मेनली हम थ्रॉबिंग, जैसे कि बेलाडोना में होता है ना थ्रॉबिंग और फ्लश्ड फेस, वैसा इसमें भी होता है। और वैसा ही मेलिलोटस में भी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मेडिसिन है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम में नर्व्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है हाइपेरिकम, जैसे कि हम जानते हैं। और इसका ट्रिगरिंग फैक्टर जो है वो हो सकता है कोई भी स्टिमुलेंट्स स्टिमुलेंट्स लेना या विड्रॉल करना, दोनों ही। बहुत ज्यादा कोई भी स्टिमुलेंट ले लेना, कोई अल्कोहल लेना या कोई भी डिफरेंट स्टिमुलेंट्स लेना, वो हेडेक को एग्रेवेट कर सकता है, माइग्रेन को ट्रिगर भी कर सकता है। और पेशेंट को जो सेंसेशन होती है वो टेंस्ड सेंसेशन होती है, हैवीनेस होती है। और उसके नोजिया और वॉमिटिंग उसको साथ साथ होता है। जो वॉमिटिंग होती है उसके साथ उसको खट्टी डकारें या खट्टी वॉमिटिंग होती है। हाइपरइकम के पेशेंट को माइग्रेन के साथ साथ इन इफेक्चुअल अर्जिंग फॉर स्टूल होता है। और जो माइग्रेन का अटैक है वो पेशेंट को नाइट में ज्यादा होते हैं। जैसे कि अभी हमने पहले जो मेडिसिन पढ़े थे उसमें नाइट में रिलीफ हो जाता है, ये हाइपरइकम ऐसी मेडिसिन है जिसमें पेशेंट को माइग्रेन का अटैक रात में ज्यादा होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कैमोमिला। कैमोमिला का हेडेक, कैमोमिला बहुत अच्छी पेन रेमेडी है। और माइग्रेन में भी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कैमोमिला, जैसे ही नाम हम कैमोमिला सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे जो जहन में आता है वो है इरिटेबिलिटी। और इतनी ज्यादा इरिटेबिलिटी है कैमोमिला में कि उसको हर सिम्टम के साथ या हर डिजीज में पेशेंट इज इरिटेबल। पेशेंट इज, उसको बोलते हैं क्रॉस इंडिग्नेंट। तो जो साथ वाला पर्सन है उसको इतना इरिटेबिलिटी होती है कि वो साथ वाला पर्सन चाहता है कि ये यहाँ पे ना होता तो अच्छा होता। तो दैट इज द इरिटेबिलिटी ऑफ कैमोमिला। और इसमें भी कोई जो पेशेंट्स ओपीएम और अल्कोहल का ज्यादा यूज करते हैं उनमें कैमोमिला का हेडेक या माइग्रेन देखने को ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन हम बात करें तो वो है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस एक ऐसी मेडिसिन है जो हम बच्चों में भी, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, छोटे बच्चे हैं या फीमेल्स हैं जिनको स्ट्रेस, स्पेशली जो पढ़ाई का, जॉब का, इन सब का रहता है, तो स्ट्रेस रिलेटेड माइग्रेन होता है, वो कैलकेरिया फॉस का सिग्निफिकेंट वो है सिम्टम। और जैसे उनका स्ट्रेस, माइग्रेन कम करने के लिए उनको स्ट्रेस में रिलीफ करना पड़ता है, मतलब कुछ ऐसे मेडिटेशन या ये सब करते हैं तो उनको माइग्रेन में भी रिलीफ हो जाता है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का, जैसे मैंने बोला कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो बहुत सेंसिटिव है कि टीचर ने ये कह दिया, उससे उनको स्ट्रेस हो गया, या बहुत एकेडमिक प्रेशर, मम्मी पापा बहुत एकेडमिक प्रेशर डालते हैं या उनको खुद से बहुत ज्यादा ऐसा प्रेशर है पढ़ाई का,
तो उन पेशेंट्स में कैलकेरिया फॉस इंडिकेटेड होती है। और इतना मतलब मेंटल स्ट्रेन ज्यादा कर लिया, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेन कर लिया, या बहुत रात रात तक देर तक पढ़ना, मेंटल स्ट्रेन की वजह से अगर उनको फिजिकल स्ट्रेन भी होने लगे, फिजिकली थकने लग जाते हैं, वीकनेस होने लग जाती है, तो ये भी एक सिम्टम है जिसकी वजह से उनको एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, ये सब हो सकता है कैलकेरिया फॉस के पेशेंट में। कैलकेरिया फॉस का पेशेंट जो है वो एंग्शियस और रेस्टलेस भी होता है साथ साथ। नेक्स्ट मेडिसिन हम बात करेंगे वो है थूजा। थूजा का भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक माइग्रेन का सिम्टम है। वो है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके सर में किसी ने नेल या कील ठोक दिया, स्पेशली ऑसिपुट के रीजन में या फिर फ्रंटल एमिनेंस में। तो पूजा के हेडेक में ये सबसे स्पेसिफिक माइग्रेन का फीचर है। इसका जो हेडेक होता है वो बहुत इंटेंस होता है, और स्पेशली लेफ्ट साइड मेडिसिन है पूजा, लेफ्ट साइड में हेडेक होता है। पेशेंट ऐसा बताता है कि मुझे ऐसी सेंसेशन होती है कि मेरे सर में कील ठोक दी गई है, इतना दर्द होता है। और ये इसका रीजन जो होता है वो नर्व का अफेक्शन ही होता है, न्यूरैल्जिया की वजह से पेशेंट को ये सेंसेशन होती है। और पूजा के पेशेंट को तक जो ट्रिगरिंग फैक्टर है या माइग्रेन का ट्रिगरिंग फैक्टर जो है वो चाय का ओवर कंजम्पशन है। अगर पेशेंट चाय का कंजम्पशन करता है या ज्यादा चाय पी लेता है किसी दिन, तो उसको माइग्रेन कई बार ट्रिगर कर जाता है। और इसका एक जो एमुलेटिंग फैक्टर है वो है रेस्ट। पूजा के पेशेंट को आराम करने से आराम मिलता है, और उसको हीट की सेंसेशन होती है ऑन द टॉप ऑफ द हेड, हीट और प्रेशर। तो पूजा के ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको हीट की सेंसेशन होती है, लेफ्ट साइडेड हेडेक होता है, और उसको ऐसा लगता है कि कील ठोक दी गई है उसके सर में। नेक्स्ट मेडिसिन हम बात करेंगे टैरेंटुला हिस्पैनिका। टैरेंटुला हिस्पैनिका में जैसे कि पूजा में हमने देखा कि एक कील आता है, उसको कई सारी छोटी छोटी कीलें मेरे सर में इधर उधर पूरे में पियर्स है, मतलब बुकी हुई है। और उस टैरेंटुला का जो हेडेक है वो नॉइस से और कोई स्मेल से, इन सब से बढ़ जाता है। टैरेंटुला में जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो रेस्टलेस रेमेडी है। तो टैरेंटुला में बहुत रेस्टलेसनेस होती है, जिसकी और माइग्रेन के साथ साथ भी उसको रेस्टलेसनेस होती है, और हाइपर एक्टिव पेशेंट होता है टैरेंटुला का। जो हेडेक होता है उसको कैसे रबिंग से उसको रिलीफ होता है हेडेक में। और कई बार इसमें टैरेंटुला में देखा जाए तो यही है कि बहुत सारी नीडल्स उसके ब्रेन में प्रिक कर रही हैं, और तेज आवाज से, टच से, और तेज लाइट से, या लाइटों का चेंज होने से उसको हेडेक बढ़ जाता है, माइग्रेन बढ़ जाता है। और वो सर अपना टैरेंटुला का पेशेंट, आप पहले हम लोग मतलब ऐसे जब मटीरियल पढ़ते थे तब ऐसे ही हमारे टीचर्स हम लोग को बताते थे कि वो टैरेंटुला का पेशेंट जो है वो अपना सर पिलो में रब करता है और उसको रिलीफ होता है। बच्चे हैं और इवन बड़े भी, वो सर रब करने से उनको रिलीफ होता है। तो ये स्पेसिफिक फीचर था टैरेंटुला का। नेक्स्ट मेडिसिन हम बात करते हैं लैक डेफ्लोरेटम। लैक डेफ्लोरेटम में कैसा होता है कि फोर हेड से उसको शुरू होता है पेन, और ऑसिपुट में जाके और मतलब फोर हेड से आगे से शुरू होता है, पीछे तक जाता है। फोर हेड से शुरू होके ऑसिपुट तक जाता है, और उसको थ्रॉबिंग सेंसेशन होती है, उसके साथ साथ उसको नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और मेंसेस के टाइम पर उसको हेडेक ज्यादा होता है। और यूरिनेशन से, जैसे कि जलसीमम में भी, हाँ मैं मेंशन करना भूल गई थी कि यूरिनेशन से जलसीमम में भी रिलीफ होता है और लैक डेफ्लोरेटम में भी रिलीफ होता है। इसमें जब देखा जाए तो लैक डेफ्लोरेटम में माइग्रेन के में देखा जाए तो मेनली मेंसेस के टाइम पर, जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो उसको माइग्रेन का पेन स्टार्ट हो जाता है। और
आगे से पीछे सेटल होता है लैक डेफ्लूरेटम का माइग्रेन। नेक्स्ट मेडिसिन हम बात करते हैं वेराट्रम एल्बम। वेराट्रम एल्बम में कैसा है कि उसको आईज में ब्लर्ड विजन होता है, माइग्रेन के साथ साथ उसको ब्लर्ड विजन होता है, और उसको बहुत ठंडे की सेंसेशन होती है। वर्टेक्स में उसको ऐसा लगता है कि अ, खून की कमी हो रही है, और ऐसा पेशेंट कई बार बताता है कि उनको ऐसा लगता है कि बर्फ रख दी गई है मेरे सर पे। उसको आराम भी होता है ठंडे के एप्लीकेशन से, और उसको ये सेंसेशन भी होती है। वेराट्रम के पेशेंट को एक और चीज है, जैसा हर डिजीज के साथ उसको वीकनेस, और ऐसा लगता है कि वो अभी कोलैप्स हो जाएगा पेशेंट, इतनी वीकनेस इतनी डेबिलिटी लगती है। वैसे ही माइग्रेन के साथ, हर माइग्रेन के अटैक के साथ उसको पूरी बॉडी में कोल्डनेस, चिल्स और सेंसेशन ऑफ वीकनेस और कोलैप्स होता है। पेरेट्रम का जो हेडेक माइग्रेन का पेन है वो डल होता है और एकिंग होता है, और सुबह के समय में बढ़ जाता है और खाने से बढ़ जाता है। तो जो एग्रेवेशन है उसका वो मॉर्निंग टाइम है और खाना खाने के बाद है। और इसका माइग्रेन जो है वो कॉन्स्टिपेशन के साथ भी एसोसिएटेड होता है वेराट्रम का। इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम होती है और कॉन्स्टिपेशन होता है पेशेंट को माइग्रेन के साथ साथ। नेक्स्ट मेडिसिन जब हम बात करते हैं वो है इग्नेशिया। इग्नेशिया में इग्नेशिया में पेशेंट को जैसा कि नाइट्रोम्यूल में था आफ्टर ग्रीफ, वैसे ही इग्नेशिया में भी है। और पेशेंट को ट्रिगरिंग फैक्टर या पॉजिटिव फैक्टर ग्रीफ होता है, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, वरी हो सकता है, या फिर डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो जो माइग्रेन इमोशनल स्ट्रेस, ग्रीफ, कोई दुखद घटना, कोई चिंता या कोई डिसअपॉइंटमेंट की वजह से होते हैं, उसमें हम इग्नेशिया सोच सकते हैं। इसके हेडेक में भी ऐसा लगता है कि कोई नेल हेड के अंदर डाल दी गई है एक साइड में, और इसका जो हेडेक होता है वो झुकने से बढ़ जाता है। थ्रॉबिंग हेडेक होता है और झुकने से बढ़ जाता है। और यूरिनेशन के बाद पेशेंट को आराम मिल जाता है। कई बार हिस्टेरिकल हेडेक भी होता है, कई बार पेशेंट फेक भी करता है हेडेक को, और कई बार हिस्टीरिया में भी माइग्रेन का अटैक हो जाता है। पेशेंट को कई बार इग्नेशिया के पेशेंट को कई बार माइग्रेन के साथ साथ सोर थ्रोट और गले में दर्द, ऐसे सिम्टम्स भी आते हैं। आई में पेन होना और आई सॉकेट के चारों तरफ पेन होना, ये सारे सिम्टम्स भी कई बार पेशेंट को आते हैं। अब हम बात करते हैं साइलीशिया। साइलीशिया का माइग्रेन, जैसा कि हम जानते हैं कि साइलीशिया बच्चों में भी इंडिकेटेड होती है, और एडल्ट्स में तो दे ही सकते हैं, और बच्चों के लिए भी माइग्रेन इन चिल्ड्रन भी साइलीशिया इंडिकेटेड होती है। साइलीशिया में कैसा होता है कि पेशेंट को वीकनेस और फटीग, ये साइलीशिया के पेशेंट में बहुत स्पेसिफिक होते हैं। माइग्रेन के साथ साथ उसको बहुत वीकनेस भी लगती है और बहुत जल्दी थक जाता है, और वो इंडिविजुअल्स को ठंडी हवा में रहने में, साइलीशिया के पेशेंट को माइग्रेन में ठंडी हवा में रहने से आराम मिलता है। और वो सनसेट, सनराइज से लेके सनसेट तक कई बार यही पैटर्न फॉलो करते हैं कि सनराइज से शुरू होता है और सनसेट तक रहता है, उसके बाद आराम मिल जाता है पेशेंट को। और कई बार ये भी बताते हैं कि जब भी हम हेयर कट कराते हैं तो मेरा माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। तो हेयर कट भी एक बार ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। सैलिशा की और बात करें तो वो रैपिंग से कई बार रिलीफ हो जाता है। और डार्क में डार्कनेस में जैसे अंधेरे में बढ़ जाता है पेन पेशेंट को। साइलिशा की बात करें तो जो माइग्रेन है वो ज्यादातर लेफ्ट साइडेड होता है, और अ, सर में पीछे बैक ऑफ द ऑसिपिट रीजन में पेन होता है, जो कि तेज आवाजों से और ठंडी हवाओं से भी कई बार ट्रिगर हो जाता है। तो साइलिशा बच्चों में भी इंडिकेटेड होती है, उनको ठंडी हवा से भी कई बार आराम मिल जाता है, कई बार पेशेंट को
ओढ़ने, सर को ढक लेने से, दोनों तरह से पेशेंट को आराम मिल सकता है। कई किसी पेशेंट में ढकने से आराम मिलता है, किन्हीं पेशेंट्स में। हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? You are audible. You are audible. Continue. तो ये था साइलिशिया के पेशेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिया रेसिमोसा। एक्टिया रेसिमोसा की बात करते हैं तो माइग्रेन जो है वो फ्रंटल, वर्टिकल और ऑसिपिटल हेडेक होता है इसका। उसको बहुत पेन होता है आई बॉल में, और प्रेशर से उसको रिलीफ हो जाता है। अगर जैसे जिस भी पार्ट में, जैसे ऑसिपिट में अगर दर्द है तो प्रेशर से रिलीफ होगा। आंख में अगर पेन हो रहा है तो आंख को दबा, हल्का हल्का आंख की साइड साइड में दबाने से उसको रिलीफ होगा। और मोशन से उसको, थोड़ा सा भी मोशन से उसको एग्रावेशन हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हम डिस्कस करते हैं वो है सीपिया। सीपिया में माइग्रेन, सीपिया के सिम्टम्स में देखा जाए अगर माइग्रेन को, तो सीपिया जो सीपिया जो है वो फ्रंटल बोन में अ, ऐसी सेंसेशन होती है जैसे कि कुछ जो आगे वाला टेम्पल ऑफ फ्रंटल बोन है उसमें पेन हो रहा है, और उसके साथ साथ उसको डिजीनेस होती है, नोजिया होता है। खाना स्किप करना, कोई मील स्किप करा या फास्टिंग करी, या पीरियड्स के नियर डेट्स पे, या फिर अगर मेनोपॉजल वुमेन है तो उनमें अगर हम देखते हैं तो उनमें ये ज्यादा इंडिकेटेड होती है। लेफ्ट टेम्पल पे उसको टीयरिंग पेन होना लेफ्ट आई में, और जो लेफ्ट ऑसिकुट में सेटल हो जाता है जाके। ये होते हैं सीपिया का माइग्रेन। उसको सीपिया के पेशेंट को कोई भी खाना खाने से, उसको जब भी हेडेक होता है तो उसको खाने से एवर्जन हो जाता है। उसको एक एम्प्टी ऑलगोन सेंसेशन होती है स्टमक में, और उसको सोने से, जैसे ही उसको नींद आ जाती है फिर उसको रिलीफ हो जाता है। और ये हेडेक में उसको साथ में नोजिया और वॉमिटिंग भी होती है, और इमोशनल एग्जॉस्टेड फील करता है सीपीए का पेशेंट। उसके साथ उसकी वजह से उसको इरिटेबिलिटी होती है। और क्योंकि हम लोग ऐसे जानते हैं कि सीपिया जो है वो हार्मोनल शिफ्ट की मेडिसिन है, मतलब whenever there is a shift in the hormones या in the phase of the life, तो सीपिया इंडिकेटेड होती है, स्पेशली ड्यूरिंग द मेनोपॉजल एज ग्रुप। तो ये थी सीपिया। नेक्स्ट मेडिसिन हम बात करते हैं स्टेफिसेकिया। स्टेफिसेकिया ज्यादातर नॉनवेज जो अगर खा लेते हैं, खाते हैं, उनमें वो रेड मीट खाने के बाद वो ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। माइग्रेन के साथ साथ उसको, पेशेंट को ईयर्स में कुछ रोरिंग की आवाज आती है, और जो पेन है उसकी वजह से उसको काम करने में दिक्कत, स्पेशली फोरहेड में उसको पेन होता है। पेन जो है वो, उसको ऐसा लगता है कि उसके फोरहेड में एक कोई बहुत भारी सा हार्ड पत्थर या कोई ऐसा गुम्बद हो गया है, ऐसा लगता है उसको, ये सेंसेशन बताता है पेशेंट। और प्रेसिंग बर्स्टिंग सेंसेशन भी बताता है, जैसे कि उसको कोई बैंडेज बांध दिया गया है। तो स्टेफिसेगिया के माइग्रेन में ये एक बहुत स्पेसिफिक फीचर है। उसको डल फीलिंग होती है स्टेफिसेगिया। और अगर बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे हैं या स्कूल के बच्चे हैं तो वो ये बताते हैं कि उनको कंसंट्रेशन भी डिफिकल्ट होता है, कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते वो। पेन जो है वो इनवर्ड और आउटवर्ड प्रेसिंग सेंसेशन होती है। और ये जो स्टेफिसेगिया की बात करी जाए तो पेशेंट जो होते हैं वो बहुत, स्टेफिसेगिया का पेशेंट हर डिजीज में, हर एज एन इंडिविजुअल वो बहुत हाइपर सेंसिटिव होता है, और बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाता है। उसके अंदर सप्रेशन है, मतलब ऑफेंड होके वो सप्रेस कर लेता है, जिसकी वजह से उसके जो एलिमेंट्स फॉर्म है वो सप्रेशन ऑफ इमोशंस है। तो उसकी वजह से उसको माइग्रेन हो सकता है। और इरिटेबिलिटी, शेम, ग्रीफ, ये सब एसोसिएटेड होता है स्टेफिसेगिया के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं
एल्यूमिना सिलिकाटा की। ये क्या है, जैसे फीमेल्स हैं वो बहुत टाइट बैंडेज, वो टाइट हेयर को बांध देती हैं, टाइट रबर बैंड यूज कर लेते हैं, तो वो ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। और पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के टाइम पर उनको माइग्रेन होता है, जो ठंडी हवा से उनको रिलीफ हो जाता है, ठंडी हवा के एक्सपोजर से उनको रिलीफ होता है। नेक्स्ट मेडिसिन हम बात करते हैं सेलेनियम की। सेलेनियम में अल्कोहल और टी का ज़्यादा इंटेक लेने से पेशेंट को माइग्रेन का अटैक ट्रिगर हो सकता है। गर्मियों में भी पेशेंट को, हॉट क्लाइमेट की वजह से भी पेशेंट को हेडेक माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। पेशेंट को इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा मार्क्ड होती है, स्पेशली कोई तेज स्मेल से, कोई भी टाइप की जो तेज स्ट्रॉन्ग स्मेल्स होती हैं उनसे। और उसको जैसे जैसे हेडेक बढ़ता है उसको यूरिन का आउटपुट या यूरिन फ्लो बढ़ जाता है। तो सेलेनियम और वीकनेस और डेबिलिटी सेलेनियम में भी मार्क होती है। तो नेक्स्ट मेडिसिन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन ऐसी है जो माइक मतलब कई सारे पेशेंट्स आपको मिल जाएंगे जो माइग्रेन के साथ फॉस्फोरस से माइग्रेन से रिलीफ हुए हैं। फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो स्पेशली अगर माइग्रेन की बात करें तो लेफ्ट साइडेड पेन होता है फॉस्फोरस के पेशेंट्स को, और सन के एक्सपोजर से उनको ट्रिगर हो जाता है, या फिर गर्म रूम में भी उनको ट्रिगर हो जाता है। कोल्ड मतलब पेशेंट को कोल्ड की सेंसेशन होती है कि जैसे उनको ब्रेन कोल्ड, ठंडी ठंडा ठंडा हो गया है, ब्रेन में खून कम पहुंच रहा है ऐसा लगता है। और ये पेशेंट जो फॉस्फोरस के होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं तेज लाइट से, तेज साउंड से, कोई भी स्मेल से, टच से, इवन थंडर स्टॉर्म की आवाज से और थंडर स्टॉर्म से भी इनको सेंसिटिविटी होती है। तो फॉस्फोरस का पेशेंट का हेडेक जो है वो स्ट्रॉन्ग ओडर से ट्रिगर होता है और एग्रावेट भी होता है। और इसको जो सेंसेशन होती है वो है थ्रॉबिंग और पल्सेटिंग। सर में उसको ऐसा लगता है कि कंजेशन और फुलनेस हो गई है, और सर के ऊपर ऐसा लगता है उसको, ऊपर तो गर्म लगता है लेकिन बेस ऑफ द ब्रेन उसको कोल्ड फील होता है। और कई बार उसको माइग्रेन के पहले, जैसे हमने प्रोडॉर्मल स्टेज देखा था, तो उसमें क्या होता है उसको कि ऐसा लग, उसको ये लगने लग जाता है कि उसको ठीक से दिखना, मतलब साइट डिम हो गई है, ठीक से नहीं दिख रहा है, तो उसको पता लगने लग जाता है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होने लग जाते हैं, जिससे उसको पता लग जाता है कि अब मेरा माइग्रेन स्टार्ट होने वाला है। और फॉस्फोरस का एक जनरल फीचर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो है क्रेविंग फॉर कोल्ड ड्रिंक्स। उसको डिजायर होने लग जाती है ठंडा पानी, आइसी कोल्ड वाटर की, जिससे कि उसको थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी रिलीफ भी मिल जाता है। और उसको फॉस्फोरस का पेशेंट रेस्टलेस भी होता है। नेक्स्ट मेडिसिन हम बात करते हैं लैकेसिस। लैकेसिस जैसा कि हम सब जानते हैं लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है, और लैकेसिस के पेशेंट को वॉयलेंट हेडेक होता है स्पेशली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसको मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर पेन ज्यादा होता है, और हीट से, टाइट क्लोथिंग से और मॉर्निंग में इसका एग्रेवेशन होता है। लैकेसिस के पेशेंट को गर्मी से, टाइट, कोई भी टाइट क्लोथिंग, क्योंकि लैकेसिस का पेशेंट जैसा कि हम सब जानते हैं लैकेसिस का पेशेंट कुछ भी टाइट टॉलरेट नहीं कर पाता, तो टाइट क्लोथिंग से और सुबह के समय उसको बढ़ जाता है। लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। और मेनोपॉजल कई बार ज्यादातर देखा जाता है कि अराउंड मेनोपॉज, पेरीमोनोपॉजल एज में लाइकोसिस इंडिकेटेड आती है। जैसे ही पेशेंट को कहीं कोई भी डिस्चार्जेस शुरू होते हैं तो पेशेंट को रिलीफ हो जाता है, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा पेशेंट को। स्पेशली देखा जाए जब पेरीमेनोपॉजल एज होती है, अराउंड मेनोपॉज, तो पेशेंट को कई बार 3-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आए,
तो उनको क्या बताते हैं कि तब हमको माइग्रेन का अटैक मतलब माइग्रेन रहता है, लेकिन जैसे ही हमारे पीरियड्स आ जाते हैं तो हमको रिलीफ हो जाता है। तो वो एक स्पेसिफिक फीचर है लैक्टिसिस का। नेक्स्ट मेडिसिन हम बात करते हैं कैलकेरिया कार्प। कैलकेरिया कार्प का नाम लेते ही हमें सबसे पहले उसका कॉन्स्टिट्यूशन याद आता है। बच्चों में भी काफी बार इंडिकेटेड होती है, और फीमेल्स प्यूबर्टी के टाइम पे भी और मेनोपॉज के टाइम पे भी, पेरीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के पेशेंट्स में भी कैलकेरिया का इंडिकेटेड होती है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेयर, फैट, फ्लैबी, और उसको फेस में और हेड में स्वेटिंग की टेंडेंसी होती है। पेशेंट को उसके पेशेंट के हाथ जो है वो ठंडे हमेशा रहते हैं, और उसको मतलब ठंडे हाथों को और पैरों में ठंड ठंडे, तो उसका हाथ एग्जामिन करेंगे, हम छू के देखेंगे तो उसके हाथ एकदम ठंडे रहते हैं। तो ये होता है कैलकेरिया का आपका पेशेंट का मतलब फिजिकल जनरल। अब उसके साथ माइग्रेन के साथ कैसा होता है, उसको ऐसी सेंसेशन होती है जैसे उसका सर हैवी है और प्रेशर हो रहा है उसके सेट पे। कोई भी एग्जर्शन, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, उससे उसको एग्रेवेशन होता है। कोई भी कोल्ड डैम्प वेदर है, जैसा कि आजकल हो रहा है कोल्ड और डैम्पनेस, कैलकेरिया का आपका ये एग्रेवेटिंग वेदर होता है। जिस साइड उसको पेन है पेशेंट को, उस साइड में अगर पेशेंट लेटता है तो उसको रिलीफ होता है। कोई भी एग्जॉशन से पेशेंट को बढ़ जाता है, और जिस साइड पेन है, पेनफुल साइड पर लेटने से पेशेंट को रिलीफ हो जाता है, और ड्राई एनवायरनमेंट में भी पेशेंट को रिलीफ रहता है। तो कैलकेरिया का आपका पेशेंट जो है वो हेडेक में मेनली उसको उसी साइड में लेटना प्रेफर करता है जिस तरफ उसको हेडेक हो रहा है। और प्रोफ्यूज स्वेटिंग और चिलीनेस और ठंडा पाम्स और ठंडे सोल्स, ये स्पेसिफिक फीचर होता है कैलकेरिया का आपका। तो सर और टाइम है अभी आगे? केवल 3 मिनट बचा है। अच्छा, तो सर अभी मैं कंक्लूड करती हूँ ये रिपोर्ट। रूब्रिक्स फिर कभी नेक्स्ट टाइम पर ले लेंगे, क्योंकि रूब्रिक्स भी काफी सारे हैं। ओके। और बाकी सर थैंक यू, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, और मैंने कई सारे मुझे कई बार मौका दिया बोलने के लिए इतने सारे पार्टिसिपेंट्स के बीच में। और आईएफपीएच को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, और साहनी सर को भी मेरा हृदय से धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पी जी। आप अपना पीपीटी को अब रिमूव कर लीजिए। हाँ और सर। जी, पीपीटी को रिमूव कर लीजिए। जी। तो, हाँ, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए मैडम। अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ओके ओके। अ, तो ये आपका जो इतना अच्छा मैंने शुरू में जो आपने जो बताया हेडेक को समझने के लिए और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर आने के लिए, उसमें 3 बात को आपने काफी इंपॉर्टेंट, जैसे हम लोग लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज की बात करते हैं, तो उसी तरह से हेडेक के लिए भी हम लोगों को 3 बात और सोचना पड़ेगा कि उसके पहले आने के पहले क्या होता है, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। यानी यस सर। यस ये सर। ऑरा, और फिर ऑरा का जो रिलेशनशिप है मैंने देखा केवल इसी बीमारी में, हेडेक में ही नहीं होता है आपको। जैसे कन्वल्सन है, कन्वल्सन में हम्म। भी ऑरा को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। और हाँ कोई सर। भी बीमारी आता है तो आने के पहले अपना सूचना देता है, दस्तक देता हम्म। है ना। तो दस्तक देता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको अगर हम लोग जान जाते हैं तो हम लोगों को मेडिसिन को सिलेक्ट करने में बहुत कठिनाई नहीं होती है। तो प्री मेंस से, मेंस आने के पहले, मेंस के समय में, मेंस के बाद में, हेडेक आने के पहले, हेडेक के समय में, हेडेक के बाद में, या किसी भी सेंसेशन के
3 फेजेज को हम लोगों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आज दिया है और आपका रिपर्टोरियल पार्ट बच गया है। अगर वो एक पूरे फुल सेशन का होगा तो हम लोग इसका 3rd पार्ट कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो इसके साथ में शिल्पी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्लेटफॉर्म पर आई और ये आपका दूसरा माइग्रेन था, अब तीसरा माइग्रेन भी हम लोग सुनेंगे अगले बार। और इसके साथ में सभी साथियों को जो आज इस मीटिंग में उपस्थित हैं सभी को धन्यवाद देता हूं। साथ में शिल्पी जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस मीटिंग में आए और हम लोगों का मार्गदर्शन किया। इसके साथ में थैंक यू सर। इसके साथ में आज का सेशन ये समाप्त होता है और हम लोग अब अंग्रेजी सेशंस की ओर मूव करते हैं। और नाउ द सेशन इज handed over to Dr. Dhanesh for the English session. So Dr. Dhanesh, you can start your session now.